हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम के बारे में। टेली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा एंट्री करने के लिए, रिपोर्ट जनरेशन के लिए आपको हेल्प करता है। टेली प्राइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्मॉल एंटरप्राइजेस से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज इसे यूज़ करती हैं अपने डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड ये आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है इस अकाउंटिंग वाले सेक्टर में जो कि आपको एक बहुत अच्छा पे दिलवा सकती है। हम लोग शुरू कर रहे हैं एक ऐसी प्लेलिस्ट जहाँ पे आपको हर ऑल्टरनेटिव डे पे एक क्लास मिलेगा जो कि पूरा डिटेल्ड क्लास होगा। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से नहीं भी हो तो भी आप समझ सको उतना डिटेल में क्लास होगा। मेरा अगर मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव लेके चलूँ पढ़ाने के तरीके को, तो वो इस तरीके से है कि हम थ्योरी उतने अच्छे से करें कि जब हम उसे अप्लाई करें प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए हमारा थ्योरी पोर्शन भी बहुत डिटेल में होने वाला है एंड देन जब हम प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर करेंगे। तो इसीलिए आपको ड्यूरिंग द कोर्स पूरा टाइम पेशेंस रखना होगा, बिकॉज़ हम लोगों की अप्रोच ये बिल्कुल नहीं होगी कि अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है तो आपको सिर्फ फंक्शन बता दिया जाए, येस नो कर लिया जाए, या इसमें ऐसे कर दो इसमें वैसे कर दो, ऐसे सिखाया जाए। बिल्कुल भी नहीं, हम सिखाएंगे बिल्कुल इस तरीके से जिससे कि आपको उसका मीनिंग समझ आए, उसका रिलेवेंस समझ आए। ठीक है। दूसरी चीज़, ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो जो भी लोग टैली सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, अकाउंटिंग अब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है लेकिन फिर एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इस वाली वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से ही बात करके चलेंगे। यहाँ पे जो लोग अपना खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और जो लोग जॉब में हैं, जॉब करना चाहते हैं, इस सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जस्ट बिकॉज इट्स अ फर्स्ट क्लास, सो इंट्रोडक्शन बनता है, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, बहुत देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आपका जो पहला आता है, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन में आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि मैं आपको पढ़ाने क्या वाली हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बिज़नेस के फंडामेंटल्स, बुक कीपिंग और बिज़नेस टर्म्स। दैट मीन्स बुक कीपिंग एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को समझेंगे, एंड बिज़नेस में बहुत सारी टर्म्स यूज़ की जाती है। ऑल्दो ये सारी टर्म्स जो हैं वो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, स्टिल आपको ये जानना ज़रूरी है कि अच्छा ये टर्म बिज़नेस का है। हमें चीज़ें पता होती हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ओ ये इस चीज़ में यूज़ होती है। सो वो वाली चीज़ हम सारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अकाउंटिंग का डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद प्रोसेस करेंगे, फिर टेली सॉफ्टवेयर, बिकॉज अकाउंटिंग तो यहाँ तक का जो हमारा प्रोसेस होगा वो हमारा प्रोसेस हो जाएगा थ्योरी पोर्शन का। लेकिन उसके बाद जो जितना भी हमारा ये है, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है जो कि आपको ये सिखाएगा कि आप कैसे उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या सिखाएगा कि वो कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन बताऊंगी, आज आप उसका इंटरफेस देख पाएंगे कि कैसे आपको वो करना है। और अगर आप ये सिस्टम में ऑलरेडी टेली प्राइम है, ऑलरेडी अगर आपने कोई सिस्टम लिया था और उसमें टेली प्राइम है, तो आप उसे अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, आप उसमें लेटेस्ट वर्जन कैसे ले सकते हैं, आप वो भी आज ही सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए। हम पहले थ्योरी पोर्शन का कवर करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल वाला पोर्शन कवर करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपना बिज़नेस फंडामेंटल से। तो बिज़नेस फंडामेंटल होता क्या है? बिज़नेस फंडामेंटल होता क्या है? देखिए, सिंपल सी चीज़ है। एक पर्सन है जिसने बिज़नेस शुरू किया, उसको ले लेते हैं, मिस्टर एक्स ने शुरू किया एंड शूज़ का बिज़नेस है ये। अब मिस्टर एक्स खुद से नहीं बना रहे हैं, वो कहीं से शूज़ को प्रोक्योर कर रहे हैं एंड देन कस्टमर्स को बेच रहे हैं। यही बिज़नेस होता है। बिज़नेस क्या होता है? अभी वो क्या करेंगे ना, किसी और पर्सन से लिया, उन्होंने मिस्टर वाई से लिया। मिस्टर वाई क्या है? उनके सप्लायर हैं। उन्होंने कहीं से, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं ना, माल मंगाया है हमने गुड्स मंगाए, हमने स्टॉक मंगा लिया है, हमने डिलीवर करा लिया है। तो उनसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से सामान मंगाया, तो मिस्टर वाई ने भेज दिया, यहाँ से उनके पास से शूज़ का स्टॉक चला गया है 10 लाख रुपीज़ का। एंड देन मिस्टर एक्स के पास अब शूज़ आ गए हैं, क्योंकि वो तो बना नहीं रहे थे, अब उन्होंने वो कहीं से सोर्स कर लिए हैं। सोर्स करने का मतलब होता है कि हम लोगों ने बाहर से कहीं मंगा लिया है। ठीक है, अब जाके वो क्या देंगे, एन नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को देंगे।
कस्टमर्स को देंगे ना, कस्टमर्स को भेजेंगे, बहुत सारे कस्टमर्स को। तो दैट मीन्स वो क्या करेंगे, सेल करेंगे कस्टमर्स को। ओके, तो बिजनेस क्या होता है, और फिर कस्टमर उन्हें क्या देंगे, कस्टमर उन्हें क्या देंगे इन रिटर्न, कस्टमर भी तो देगा ना। वो ऐसा तो है ना शूज़ दे के और चला गया, कोई सोशल वर्क तो ना चल रहा है, इट्स अ बिजनेस। तो कस्टमर उनके बदले क्या देंगे, अपनी पेमेंट करेंगे। दैट मीन्स उनको पैसा देंगे, मनी देंगे। मनी किसी भी टर्म्स में हो सकता है, बट मनी देंगे, राइट। सो दैट इज़ योर बिजनेस। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस की बात करूं तो ये ही प्रोसेस आपका बिजनेस है कि आप कहीं से कोई चीज़ प्रोक्योर करते हो, उसमें कुछ प्रोसेस करते हो, प्रोसेस नहीं भी करता, अगर उसके हैंड टू हैंड सेल करना चाहते हो तो हैंड टू हैंड सेल कर सकते हो, एंड देन वहाँ से आप पेमेंट रिसीव करते हो। इस पूरे प्रोसेस को आप बिज़नेस कहते हो। लेकिन सोच के देखो, आप पूरे दिन में अगर मानने देखा जाए तो आपने 10 आवर्स की शॉप, 10 आवर्स तक आप कोई शॉप खोलते हो, ठीक है। उसके अंदर पूरे दिन में आपके 100 कस्टमर आते हैं। आपने 30 डेज़ शॉप खोली है, तो 30 इंटू 100 3000 कस्टमर्स हो गए। और ये तो सिर्फ मैं कस्टमर्स बता रही हूँ, अभी तो बाकी लोग तो बच ही गए हैं। 3000 कस्टमर्स हो गए। अब अगर देखा जाए 3000 भी 12 मंथ्स में, क्योंकि हमेशा ऑन एन एवरेज हम लेके चल रहे हैं, तो कितना हो गया, 12 इंटू 3 इज़ 36,000 कस्टमर्स पर ईयर। और ईयर एंड पे ही हम लोगों को देखना होता है। ईयर एंड पे तो आप लोग देखोगे कि आपने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, आपने लॉस किया या प्रॉफिट किया है, लॉस किया है या प्रॉफिट किया है, ये कब देखोगे, साल के लास्ट में तो देखते हो ना। तो आप सोच के देखो, साल के एंड में 36,000 तो कस्टमर्स ही हैं। क्या आप उन सभी का याद रख सकते हो कि उनको क्या सेल किया है, कितने का सेल किया है? नहीं किया है, नहीं कर सकते ना। ऑब्वियसली हम एक दिन का नहीं कर सकते, हम 100 कस्टमर का नहीं कर सकते। 36,000 तो बहुत दूर की बात है। तो 36,000 कस्टमर्स का आपको याद करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी की, मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, है ना, हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। अच्छा, अब आपने 36,000 कस्टमर को सर्व करने के लिए आपने सप्लायर से भी तो बार बार स्टॉक खरीदा होगा, बार बार शूज़ मंगाए होंगे। तो दैट मीन्स इसके साथ भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन की होगी। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन करना। आप चाहे कस्टमर से करें, आप चाहे सप्लायर से करें, आप कहीं किसी से भी करें, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो आपने सप्लायर से भी बहुत दफ़ा मंगाया होगा, बहुत बार मंगाया होगा। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है तो उसको 12 महीने की सैलरी भी दी होगी, अलग अलग महीने सैलरी भी गई होगी, कुछ और एक्सपेंसेस भी आपके हुए होंगे, जैसे कि कुछ भी आने जाने का, कुछ खाने पीने का, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल का, वहाँ के रेंट का, कुछ ना कुछ तो आया होगा। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें होती हैं बिज़नेस के अंदर। बिज़नेस के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं, बिज़नेस के अंदर कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं। रेंट हो गया है, सैलरी हो गया है, वेजेस हो गए हैं, किसी तरीके के चार्जेस हो गए हैं, किसी को सेल्स कराने के लिए कमीशन दिया है। अच्छा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया है। मान लीजिए आप कोई न्यूज़पेपर मंगाते हो तो न्यूज़पेपर का बिल हो गया है। अब ऐसे बहुत सारे खर्चे आपके होते हैं, आप सारे खर्चे भी याद नहीं रख सकते 12 महीने के लिए। तो आप समझ रहे हो नीड क्या है, नीड क्या है हमारी, कि हमें रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड तो हमारी सबसे बड़ी नीड है। अच्छा, सिर्फ रिकॉर्ड करना है क्या, मैं सब कुछ लिख लूँ? मैंने काम किया, मैंने एक शीट लिया, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए, मैंने ऐसे ना एक रजिस्टर बनाया, एक रजिस्टर बना लिया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर यहीं पे फर्स्ट डेट डाली, और यहीं पे मैं कस्टमर का भी लिख देती हूँ, यहीं पे मैं परचेज़ का भी लिख देती हूँ। परचेज़ मतलब सप्लायर से जो लिया है। यहीं पे ही मैं अपने एक्सपेंसेस लिख देती हूँ कि जो मेरे खर्चे हुए हैं। यहीं पे ही मैं स्टाफ की सैलरी लिख देती हूँ। यहीं पे ही मैं अगर किसी को सेल के लिए कमीशन देती हूँ तो कमीशन लिख देती हूँ। तो कितना हौश पोश हो जाएगा। 36,000 कस्टमर्स हैं, यहाँ पे सारे लिखे भी नहीं जाएंगे, और साथ में इनके बीच में ये सप्लायर वाला भी डेटा आ रहा है। आप ढूंढते रह जाओगे, पागल हो जाओगे, ढूंढते रह जाओगे।
इसके अंदर तो नहीं मिल सकता। सोचो स्टाफ की सैलरी की एंट्री केवल 12 होनी है, एक स्टाफ है 12 महीने हैं, हर महीने की सैलरी जाती है, सिर्फ 12 एंट्री है। कस्टमर कहाँ 36,000 एंट्री है, परचेज़ की का लगभग लगा लो अगर 100 एंट्रीज़ भी हैं तो आप तो ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि वो तो एक साथ लिखी हुई हैं सारी। तो इसीलिए सिर्फ रिकॉर्ड ही हमारी नीड नहीं होता, हमारी नीड होती है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कि हमें जो रिकॉर्ड चाहिए वो सिस्टमैटिक वे से चाहिए, ठीक है। एंड सिर्फ रिकॉर्ड बनने से काम बन जाएगा क्या? हमने सिर्फ नोट कर लिया बस, दैट्स इट, उसको कभी खोल के नहीं देखा क्या रिकॉर्ड किया है, क्या बंदा क्या खरीद रहा है। जब तक उस रिकॉर्ड से हमने कोई आउटपुट नहीं निकाला तो कोई फ़ायदा है क्या ऐसे रिकॉर्ड का? कोई भी फ़ायदा नहीं है ऐसे रिकॉर्ड का। कोई फ़ायदा है क्या ऐसे रिकॉर्ड का? कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हमें उसमें से क्या निकालना होता है? आउटपुट, कि जो लिखा है उसको देखो भी तो सही, कि भाई उससे फ़ायदा भी तो निकालो, उसका एडवांटेज भी तो कुछ उठाओ। तो वो क्या होती है एडवांटेज? एडवांटेज होती है जो भी आपने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया है उससे आप निकालोगे रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स, और उसी से आजकल जितने भी जो टैली आ रहा है वो आपका टैक्सेशन में भी आपको हेल्प कर देता है। दैट मीन्स देखिए, जो भी आप लिखते हैं, मतलब अपनी बिज़नेस की कुंडली बनाते हैं, जो भी आप लिखते हैं वो इसका मतलब क्या होता है? अपने बिज़नेस की कुंडली बनाते हैं, उसके बारे में हर एक चीज़ को नोट करते हैं। तो हर एक चीज़ को नोट करने से किस किस को फ़ायदा होता है? एक तो खुद को फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं खुद जान पाऊँगी कि मैंने क्या कमाया, क्या गवाया, कितना लगाया, कितना कमाया, मैं सब जगह जान सकती हूँ। दूसरा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए क्या? हमसे टैक्स किसके बेसिस पे आता है? इनकम के बेसिस पे। कितना कमाया, जितने कमाते हैं उसी पे तो टैक्स देते हैं। कमाने का पता कब लगेगा? जब आप रिकॉर्ड करेंगे। तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। साथ ही साथ में इन्वेस्टर्स, मान लीजिए किसी को आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, किसी को आपके बिज़नेस में पैसा लगाना है, लेकिन वो पहले जानेगा भी तो सही कि भाई मैं इस बिज़नेस में पैसा तो लगा देता हूँ, लेकिन मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि बिज़नेस कमा रहा है या गंवा रहा है। अगर गंवा रहा होगा तो मैं पैसे क्यों लगाऊंगा, है ना। तो ये जानने के लिए भी उसको आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ ही साथ में बैंक्स, अगर आपको कोई लोन लेना है तो याद है आपको पता है जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो वो आपसे ITR की जो आपने फिल किए होते हैं उसकी स्टेटमेंट मांगती हैं, या बैंक ये जितना भी आपका करंट अकाउंट वगैरह ये वाली स्टेटमेंट्स मांगते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मांगते हैं। तो वो इसलिए मांगते हैं ताकि वो चेक करना चाहते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी, कि क्या आप उतने सक्षम हैं कि अगर वो आपको लोन दे दे तो आप उसको रीपे कर पाएंगे, आप उसे लौटा पाएंगे। और वो पता कैसे लगेगा? जब वो आपकी बिज़नेस की हालत समझ पाएंगे। वो समझ पाएंगे कि अगर मैं इसको 10,000 की किश्त बना के दे देता हूँ, अगर मैं इसे लोन दे दूँगा तो हर महीने की इसकी 10,000 की किश्त बनेगी, तो क्या ये 10,000 देने लायक कमा भी रहा है? पता लगा आपकी कमाई 10,000 की है तो क्या सारी ये थोड़ी ना किश्तों में दे दोगे, है ना। पता लगा आपकी कमाई 15,000 की है तो आप क्या दे पाओगे? नहीं दे पाओगे 10,000 का। लेकिन अगर वो देख रहा है कि आपकी जो कमाई है, जो आपकी इनकम है वो लाख रुपए की है, 1 लाख रुपीज़ है या 1.5 लाख रुपीज़ है, तो इट्स सो ऑब्वियस कि आप एक 10,000 का दे सकते हो अमाउंट। वो आपको भाग के एकदम ही लोन देगा, अरे सर बिल्कुल लोन लीजिए ना। वो क्यों दे पा रहा है? बिकॉज उसने आपकी कुंडली देखी है और वो कुंडली उसे बता रही है कि भाई ये अच्छा है, अच्छा कमाता है, ये दे सकता है 10,000। सो दैट इज़ द केस। इसीलिए हम सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं। किस लिए रखते हैं? ताकि हमें इन सभी चीज़ों में काम आ सके, खुद के भी काम आ सके एंड बाकी यूज़र्स ये हैं आपके, जो हम ये रिकॉर्ड्स बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। डेटा को रिकॉर्ड करके जो रिपोर्ट्स बनाते हैं दैट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। एंड हम लोग उससे आउटपुट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? बहुत सारी रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनाकर। तो टैली सिर्फ ये नहीं है कि वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर रहा है, सिर्फ रिकॉर्ड करके दे रहा है। टैली आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करके दे रहा है एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करके फिर आपको आउटपुट निकालने में भी हेल्प कर रहा है। सो दैट इज़ टैली। एंड इनिशियली क्या होता था ना, इनिशियली होता था जैसे मान लीजिए अगर पहले की बात करें, अब बिज़नेस तो सालों से चले हुए आ रहे हैं। टैली इतने साल पुराना थोड़ी ना है, टैली इतना पुराना थोड़ी ना है जब से बिज़नेस पुराना है। मैं कहूँ जब से बिज़नेस ओरिजिनेट हुआ तब से टैली ओरिजिनेट हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि बिज़नेस में पहले भी ट्रांजैक्शंस तो हमेशा से होती थी।
ट्रांजैक्शंस तो हमेशा से होती थी, तो ये रिकॉर्ड किस पे की जाती थी? रिकॉर्ड हमेशा की जाती थी, लेकिन रजिस्टर्स में। दैट मीन्स हम लोग उसे ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड कह सकते हो या फिर मैनुअल कह सकते हो, मैनुअली उसे रिकॉर्ड करते थे। ऑल्दो अभी भी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किसी सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, बट करने के लिए हमने बिठा तो एक बंदे को ही रखा है ना कि भैया आपको ये एंट्री करनी है। मैनुअल वर्क अभी भी है क्योंकि आपको उसमें लिस्ट करना है, अपना डेटा इनपुट डालना है, लेकिन ये ऑफलाइन मोड में था पहले। सिर्फ सब चीज़ें रजिस्टर्स में होती थी। रजिस्टर्स में जब चीज़ें होती थी ना, वो डेटा रिकॉर्ड तो कर सकता है, सिस्टमैटिक होगा या नहीं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कि वो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो कभी भी रिपोर्ट्स नहीं दे सकता, राइट। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स मिल जाती है। तो जो चीज़ हम लोग रजिस्टर में करते आ गए थे, रजिस्टर में सालों साल से, वही चीज़ अब ऑनलाइन मोड में आ गई है थ्रू अ सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन थ्रू अ सॉफ्टवेयर। सो दैट इज़ योर टैली प्राइम, उसका नाम है टैली प्राइम। एंड अभी जो लेटेस्ट वर्जन है विच इज़ 5.0, एंड इससे पहले जो वर्जन था वो था 4.1। तो 5.0 कैसे, अगर आपके सिस्टम में 4.1 है या 4 है तो 5 कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता दूंगी एंड इंस्टॉल भी करवा दूंगी, ओके। हाँ, तो ये था हमारा प्रोसेस, कि ये था हमारा टैली प्राइम, कि जो काम हम अपने रजिस्टर में करते हुए आते हैं, जो काम जितना भी हम लोग अपने रजिस्टर में कर रहे थे, बस अब उसको ना अपने कंप्यूटर में करने लग गए, अपने लैपटॉप में करने लग गए हैं इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और इसमें ये हेल्प क्या कर देता है, ये सिस्टमैटिक वे में है, कि वो सिस्टमैटिक वे में हमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये ऑलरेडी उसी तरीके से सेटअप किया हुआ है कि वो सिस्टमैटिक वे से आपको सारी चीज़ें ला के देगा। तो चलिए अब हम ऑफिशियली इसका पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने बनाए थे मिस्टर एक्स, एंड जिसने रॉ मटेरियल लेते थे, ये मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ये रॉ मटेरियल लेते थे एंड उसमें प्रोसेस करके बेकिंग का इनका शॉप था, एंड यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस करके प्रोडक्ट डिलीवर करते थे और मनी लेते थे। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज बिजनेस। Business consists in number of transaction which we have to record and generate insights from it. Insights का मतलब होता है कि आपको उसमें से आउटपुट निकालना है, ठीक है। आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, ओके। अच्छा, मैं आपको टर्म्स और बता देती हूँ। हाँ जी, ये टर्म्स वाला आ गया है, ओके। मैं आपको टर्म्स और बता देती हूँ, इसी में ही कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ओके। कुछ बिजनेस टर्म्स और सीख लेते हैं। यहाँ पे मैंने वो पर्सन बनाए मिस्टर एक्स द ओनर, यहाँ मैंने उनकी शॉप बना दी। ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ओके, ठीक है। मैंने यहाँ उनकी ड्राइंग बना दी। यहाँ पे वो पर्सन है मिस्टर वाई विच इज़ योर सप्लायर, जहाँ से आप गुड्स खरीदते हैं, एंड दीज आर योर कस्टमर्स। ये टर्म्स बहुत अच्छे से सीखनी है, बिकॉज ये टर्म्स नहीं सीखा ना तो टैली प्राइम के अंदर जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो समझने मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए, बिकॉज़ वहाँ कोई ऐसे समझा नहीं रहा है। वहाँ आपको प्रॉपर वो वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपको वो वर्ड्स आते हैं तो आप उसमें इनपुट डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं डाल सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए ध्यान से समझना है, ओके। कस्टमर्स एंड यस, कस्टमर पहले बेसिक वाला सीखते हैं, फिर उसके आगे थोड़ा और एडवांस होते चले जाएंगे। देखिए, मिस्टर एक्स जिसका बिज़नेस होता है, जो ओन करता है, वो ओनर होता है। क्या होता है? वो ओनर होता है, ठीक है। ये उसका बिज़नेस है, ये उसकी शॉप है, या उसका कुछ भी बिल्डिंग हो सकता है। तो इसको हम लोग अगर बिल्डिंग की फॉर्म में देखें तो ये बिल्डिंग है, ठीक है, अगर हमें डालना होगा तो। अच्छा, मिस्टर वाई जिससे वो मंगाता है सारा सामान, तो उसको हम सप्लायर बोलेंगे। साथ में अगर वो उसको उधार में मंगाता है, सप्लायर तो है ही वो, लेकिन अगर वो सामान उधार में मंगाता है, पैसे हैंड टू हैंड नहीं दिया, तो वो क्रेडिटर कहलाता है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आप किसी से उधार में सामान लाते हैं और आपको उसको पैसे चुकाने हैं, तो सामने वाला पर्सन आपका क्रेडिटर है। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए आप जैसे किराने वाले पे जाते हैं, राइट। आप गए किराने वाले पे, आपका डेली का है, तो आप जाके ले आए और कह दिए खाते में डाल देना, ऐसे बोलते हैं ना, खाते में डाल देना, बाद में ले जाऊँगा। तो अगर आपको अपनी बुक्स में दिखाना हो उस किराने वाले को, आपको
दिखाना है कि वो किराने वाला आपके लिए क्या है। तो जिसको आपको पैसे देने होते हैं, जिससे आपने उधारी से ख़रीदा है, जिससे ख़रीदा है उसी को ही तो चुकाने होंगे ना। तो जिससे आपने सामान उधार में ख़रीदा है वो पर्सन आपके लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है। क्या होता है, क्रेडिटर होता है। ठीक है, यहाँ से कस्टमर को आप सामान बेचते हैं, दैट मीन्स सेल करते हैं। ओके, जो कस्टमर होता है, मान लीजिए अगर उसको उधार में सेल किया है तो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम उधार जो कर रहे हैं वो उधार में सेल करते हैं, हम लोग करते हैं ना, बाद में पेमेंट दे दूँगा सर, अभी ले जाता हूँ, अरे अरे घर की बात है ले जाओ, होता है ना, आपने उधार में सेल किया होता है। तो ऐसे केस में उस सामने वाले पर्सन को क्या कहते हैं, डेटर। तो सिंपल सा है, ये देखो ये मिस्टर एक्स है, जिससे पैसा लेना है, जिससे पैसे लेने हैं वो होता है क्रेडिटर, और जिसको पैसा जिसको पैसा देना है, जिसको पैसा देना है, क्रेडिटर को पैसे देना है, जाके उससे उधार में ख़रीदा है, और जिसको उधार में बेचा है वो होता है डेटर। क्या होता है, डेटर। जिसको बेचा है वो डेटर, डेट है, कर्जा है उसके ऊपर सामने वाले, वो हमें देगा पैसे। ठीक है, और तो मुझे डेटर क्रेडिटर आपको थोड़ा आगे बताने चाहिए थे, बट अभी अगर आपको समझ आ गया है तो इट्स ओके। और एक बार के लिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ डोंट वरी, ओके, मैं उसको दोबारा भी समझाऊंगी, बिकॉज़ ये टॉपिक अभी आगे लंबा चलेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए, अब मैं आपको जो टर्म सिखा रही हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारे मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से जो कि हमारे सप्लायर थे, उनसे क्या मंगाया था, शूज़ मंगाया था ना। शूज़ क्या है, शूज़ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो वो उनके लिए क्या होता है, एसेट होता है। क्या होता है, एसेट होता है। उसको नहीं, एसेट नहीं, डील कर रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या होता है, वो उनके लिए होता है गुड्स, जिसे हम स्टॉक भी बोलते हैं, जिसे हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ये तीनों ही वर्ड आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएंगे, ये तीनों ही वर्ड। ओके, आप गुड्स बोलो, स्टॉक बोलो, इन्वेंट्री बोलो, बात एक ही है। ओके, अब समझिए, मान लीजिए अब उनको अपनी शॉप सेटअप करनी थी, ये शॉप सेटअप करनी थी, एकदम शोरूम जैसा बनाना था। ठीक है, शोरूम जैसा बनाना था, तो इसके लिए अब हमें फर्नीचर भी चाहिए, हमें एसी चाहिए, हमें लाइट्स चाहिए, हमें स्पीकर्स चाहिए, थोड़ा म्यूज़िक भी चाहिए ना, हमें शैंडलियर चाहिए, हमें कुछ मैनिक्विन्स चाहिए। मैनिक्विन्स जो छोटे छोटे बच्चे लगा देते हैं, फिर वो नीचे उन्होंने बड़े क्रिएटिव से शूज़ पहन रखे होते हैं, वैसा करके कुछ। ठीक है, मुझे तो ये सारी चीज़ें चाहिए, तो सामान तो हमें ये भी चाहिए अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। तो क्या ये गुड्स हैं? तो आंसर इज़ नो। मैंने जब आपको गुड्स का डेफिनेशन बताया था, तब मैंने आपको साफ साफ कहा था, गुड्स वो होते हैं जिस चीज़ में आप डील करते हो, तो डील आप क्या इनमें कर रहे हो? आप क्या फ़र्नीचर बेचते हो क्या? नहीं। आप एसी बेच रहे हो क्या? नहीं। वो तो एक बार के लिए सेटअप करना है ना, बाद में तो आपके पास ही रहेगा, वो आपको हेल्प कर रहा है कमाने में, आपको एक शॉप को सजाने में, लेकिन आपको बेचना थोड़ी ना है। लाइट्स, स्पीकर, शैंडलियर, मैनिक्विन, कुछ भी हो, ये सब आपको सेल थोड़ी ना करने हैं, आप इसमें डील थोड़ी ना करते हो। ये तो आप अपने यूसेज के लिए मंगा रहे हो, तो जिस चीज़ में बिज़नेस डील करता है, वो खुद कहता है कि मैं इस चीज़ का बिज़नेस करता हूँ, तो जिस चीज़ में बिज़नेस डील करता है और उसका कुछ मंगाता है, दैट इज़ तो स्टॉक। और अपार्ट फ्रॉम देम जितनी भी चीज़ें, वो स्टॉक नहीं है, वो गुड्स नहीं है। वो सामान मंगाया तो उस नाम से जाना जाएगा, फर्नीचर मंगाया फर्नीचर के नाम से जाना जाएगा, एसी मंगाया एसी के नाम से जाना जाएगा, लाइट मंगाई है लाइट के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर शूज़ मंगाए हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी शूज़ मंगाए हैं, मैं कहूँगी स्टॉक मंगाया है या गुड्स मंगाए हैं। समझे फ़र्क? तो गुड्स में और बाकी के सामान में, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स सामान ही होता है, लेकिन वो होता है जिसमें बिज़नेस डील करता है, जिसको वो बेचता है। तो ये टर्म्स आप बहुत अच्छे से क्लियर रखें ताकि आगे दिक्कत ना है। ट्रस्ट मी, आगे बिल्कुल आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आपको कौन सी चीज़ कैसे दिखानी है,
कौन सी चीज़ की एंट्री में आपको क्या वर्ड लिखना है। अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि नाउ यू नो व्हाट इज़ गुड्स एंड बाकी को तो उनके नाम से वैसे भी दिखाना है। ओके, ये चीज़ होती है, दैट इज़ योर गुड्स। अब मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देती हूँ, विच इज़ एसेट्स एंड लायबिलिटी। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ सेल, व्हाट इज़ परचेज़। अच्छा, हम देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है। सेल करना है, परचेज़ करना है, पेमेंट करना है, रिसीट करना है, डिस्काउंट अलाउड करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड करना है, ओके, सेल, परचेज़, पेमेंट, रिसीट, डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, यहीं पे मैं आपको क्रेडिटर भी बताऊंगी, यहीं पे मैं आपको एक बार डेटर भी बता दूंगी एंड यहीं पे आपको एसेट भी पता लग जाएंगे और लाइबिलिटी भी पता लग जाएगा। ओके फाइन, हमारा वही सिनेरियो लेके चलेंगे हम अपना, जो कि हमारा ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ये मिस्टर राजू हैं, मिस्टर एक्स लगा लो, वही शूज़ का बिज़नेस है। ठीक है, इन्होंने किसी से मंगाया, सप्लायर से, एंड कस्टमर को सेल किया। पहला सिनेरियो नंबर 1, कैश का पेमेंट किया, कैश पेमेंट टू बोथ द पार्टीज़। मतलब माल खरीदा तो पैसे दे दिए हैंड टू हैंड, और माल जब बेचा तो भी पैसे ले लिए हैंड टू हैंड। ठीक है, तो सप्लायर तो आपको पता ही है, सप्लायर है, कस्टमर है। सप्लायर से शूज़ आए 10 लाख के, और उसने क्या कर दी, पेमेंट कर दी 10 लाख की पेमेंट कर दी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर देखें तो सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन किया मिस्टर एक्स। हम क्या है, मिस्टर एक्स हैं। हम हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ये हमारा बिज़नेस है। तो अगर हमारा बिज़नेस है तो हमने ख़रीदा है कि बेचा है? हमने तो ख़रीदा है ना, हमने तो ख़रीदा है। हमने क्या किया है, परचेज़ किया है, हमने परचेज़ किया है। लेकिन याद रखें, परचेज़ इसमें किसको बोलते हैं? इफ़ यू परचेज़ goods, then only it will be considered as purchase. हम ना आगे चल के परचेज़ वर्ड को बड़ा इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि परचेज़ वर्ड को हम लोग जर्नल एंट्रीज़ जो होती हैं, हमारी एंट्रीज़ होती हैं, उसके अंदर लिखते हैं। तो परचेज़ को परचेज़ हम सिर्फ परचेज़ बोल दिया कि अरे यार परचेजिंग के लिए गया था। सुना होगा ना, बिजनेसमैन, ये जो शॉपकीपर्स होते हैं और ये बोलते हैं जब वो स्टॉक ख़रीदने जाते हैं तो बोलते हैं हम परचेजिंग के लिए गए थे, है ना। और जब मान लीजिए अगर आप कोई फ़र्नीचर ख़रीदने जा रहे हो तो अब थोड़ी ना बोलते हो कि मैं परचेजिंग के लिए गया था, तब तो आप ये बोलते हो कि मैं फ़र्नीचर ख़रीदने गया था। तो समझें, जब कोई पर्सन बोल रहा है वो परचेजिंग के लिए गया था, या फिर हाँ जब हम बिज़नेस में लिखेंगे कि वो परचेज़ कर रहा था, तो दैट मीन्स दैट परचेज़ मतलब कि उसने अपने गुड्स ख़रीदे हैं जिसमें वो डील करता है। गुड्स होते वही हैं जिसमें वो डील करता है। लेकिन अगर वो कुछ और ख़रीदता है तो उसका नाम एक साथ जुड़ जाएगा कि उसने वो चीज़ परचेज़ की है। ठीक है, वो ख़रीद के फ़र्नीचर ख़रीद रहा है, AC ख़रीद रहा है, मैनिक्विन ख़रीद रहा है, लेकिन व्हेन ही परचेजेस गुड्स तो वो परचेज़ कर रहा है। ठीक है, एंड सेम गोज़ विद द सेल। अगर वो उसी गुड्स को जिसमें वो डील करता है वो सेल कर रहा है, दैट मीन वो सेल कर रहा है। और अगर वो फर्नीचर बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है तो उसका नाम पर्टिकुलर साथ में आएगा कि वो फर्नीचर सेल कर रहा है। सेल अगर मानी जाएगी। अगर कोई आपसे पूछेगा आपका बिज़नेस में कितनी सेल है, तो आप ये थोड़ी बताओगे फर्नीचर का मान लो 1 लाख आया है, शूज़ बेचकर आपके 5 लाख आए हैं, तो महीने की आप सेल 6 लाख बताओगे? बिल्कुल भी नहीं, आप 5 लाख बताओगे जितना शूज़ बेच के आए। 1 लाख तो डेली थोड़ा ना बेच रहे हो 1 लाख, वो तो फर्नीचर निकला है, वो अलग चीज़ है। सेल हमेशा वही होती है जो आप गुड्स की करते हो। तो इसलिए हमेशा याद रखो, जब भी कोई इंसान आपको अपना सेल बता रहा है, सेल को हम टर्नओवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नओवर।
आपने सुना होगा ना उस कंपनी का कितना टर्नओवर है, दैट मीन्स वो ये बता रहा है कि उसने वो प्रोडक्ट कितना सेल किया है, सेल किया है। सेल मतलब टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या है, जितने उसने जिस गुड्स में, जो गुड्स मतलब क्या है, जिसमें वो डील करता है, वो कितना सेल किया है, दैट इज़ योर सेल्स, दैट इज़ योर टर्नओवर। ओके, सो नेवर कन्फ्यूज्ड इन कि भाई मैंने अगर फर्नीचर भी बेचा 1 लाख का और गुड्स भी बेचे हैं 5 लाख के, तो मेरी तो सेल टोटल 6 लाख हो गई है। नो 5 लाख सेल है। ओके, सो दैट इज़ योर परचेज एंड सेल। अच्छा, अब एक सिनेरियो लेके चलेंगे और इसी सिनेरियो से बाकी सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। सो बी अटेंटिव। ओके, मान लीजिए वही मिस्टर एक्स है, उन्होंने माल मंगाया मिस्टर वाई से एंड कस्टमर को बेचा। ठीक है, एंड अब क्या हो रहा है ना कि उसने 10 लाख के जो शूज़ मंगाए थे, 10 लाख के शूज़ मंगाए थे उसने, लेकिन उसने पेमेंट नहीं करी। मतलब किस में मंगाया, उधार में मंगाया। ठीक है, अभी इसे मंगाने का सोच लेते हैं, बेचने का बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी मंगाने वाला देख लेते हैं। अभी उसने सिर्फ उधार में मंगाया, तो क्या किया, मतलब पेमेंट तो गया नहीं है अभी तक, है ना। उस बंदे को अभी अपने पैसे देने हैं, जिससे हम उधार में मंगाते, जिसको हमने चुकाना होता है, हमने उसको चुकाना होता है, तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। क्या होता है, क्रेडिटर होता है। ठीक है, जिसको हमें चुकाना होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है। जिसके नाम का कर्जा है हमारे ऊपर, वो हमारा क्रेडिटर होता है। ओके फाइन। अच्छा, एक चीज़ और, अब मान लीजिए क्रेडिटर कहता है कि मिस्टर एक्स को, एक्स यार पेमेंट कर दे यार, लेकिन एक्स कहता है नहीं मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, 10 लाख तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं दे सकता। एक्स ना नाटक कर रहा है, वो नहीं देना चाहता। ओके फाइन। तो वाई क्या कह रहा है, यार इससे तो पैसे निकलवाने पड़ेंगे, पता नहीं कैसे निकलेंगे। एक काम करता हूँ, उसको कुछ ऑफ़र देता हूँ, क्या पता जल्दी पेमेंट करते हैं। तो वो उसको ऑफ़र देता है कि एक्स सुनो, अगर तुम मुझे अभी पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे दूँगा। 10% का मतलब होता है 1 लाख रुपये। 10 लाख पे 10% का मतलब हो गया 1 लाख रुपये, और मतलब 9 लाख की पेमेंट देनी पड़ेगी, सिर्फ 9 लाख की पेमेंट। तो इसने फिर कहा हाँ ओके फाइन मैं दे देता हूँ, 1 लाख कम हो रहे हैं। तो उसने उसके बाद क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो एक टर्म समझो, पेमेंट का मतलब क्या होता है, पैसा देना। मैंने पेमेंट कर दी है, दैट इज़ फर्स्ट टर्म। सेकेंड इज़ दैट कि उसको डिस्काउंट मिला है कि दिया है। हम मिस्टर एक्स हैं, हम मिस्टर एक्स के फॉर्म तरीके से सोचेंगे, हमें डिस्काउंट मिला है कि हमने डिस्काउंट दिया है। हमें डिस्काउंट मिला है, तो दैट इज़ योर डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, 1 लाख का डिस्काउंट मिला है। सो आपकी ये 2 टर्म, पेमेंट मतलब जब हम पैसा किसी को देते हैं, दैट इज़ योर पेमेंट, एंड डिस्काउंट रिसीव, जब मान लो मेरे ऊपर कर्जा है और वो कह रहा है कि कम में उतर जाएगा, तो मेरे को तो डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या होता है, फ़ायदा होती है। क्या होती है, हमारे लिए फ़ायदा होती है। फ़ायदा होता है कि हमें डिस्काउंट मिल गया, ये बल्ले बल्ले पार्टी करो। ठीक है, दैट इज़ दैट। क्रेडिटर ज़रूर याद रखें, जिसको हमें चुकाना होता है, दैट इज़ आवर क्रेडिटर। ओके, अब बात आती है, अब इसके पास शूज़ आ गए। ठीक है, इसके पास शूज़ आ गए, अब इसने सेल कर दिए। मान लीजिए इसने 5000 के शूज़ सेल किए एक पर्टिकुलर कस्टमर को। उसने कहा मैं ना घर जाके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको पेमेंट कर जाऊँगा। आज की बात है, मैं कल तो पक्का पेमेंट कर जाऊँगा, मैं बस एक बार अपनी मम्मी को दिखा लेता हूँ। कहता है जी ठीक है जी, ले जाओ, घर की बात है। अब वो ले गया है। ठीक है, तो अभी वो कैसे लेके गया, उधारी में लेके गया। क्या लेके गया, उधारी में लेके गया। और अभी आप उसके क्या मांगते हो, आप उससे पैसा मांगते हो, है ना। उसने कहा मैंने ख़रीद लिया है, सब कुछ है, लेकिन मैं इसमें घर ले जाता हूँ, मैं आपको कल पेमेंट कर जाऊँगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो अभी जिससे आपको पैसे लेने होते हैं, क्या, जिससे आपको पैसे लेने होते हैं, आपको पैसा लेना है ना, तो वो पर्सन होता है डेटर। इसको बोलेंगे कस्टमर को अभी के लिए डेटर। और इससे अभी आपको पेमेंट रिसीव करनी है। जब हमें पेमेंट देनी होती है दैट इज़ पेमेंट, लेकिन जब किसी से पैसा लेना होता है दैट इज़ रिसीट। इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको रिसीट पढ़ते हैं। ओके, रिसीट। ओके, तो अब आपको जब भी हम पैसा रिसीव करते हैं दैट इज़ रिसीट, एंड जब हम पैसा पे करते हैं दैट इज़ पेमेंट। ओके, अच्छा
मान लीजिए ये डेटर अगले दिन कहता है जी मेरे पास 5,000 तो नहीं है, मेरे पास 4700 है, प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए ना, ये वाले शूज़ मुझे बहुत पसंद आए हैं, क्या आप इतना नेगोशिएशन कर लेंगे, क्या आप मुझे 4700 में दे देंगे क्या? तो उसने कहा ओके फ़ाइन, ठीक है, आप जानकार वाले हो, 47 में कर दो। तो यहाँ पे उसने क्या किया, डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट अलाउ किया है, ऑब्वियसली डिस्काउंट अलाउड किया है, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, ये हमारा फ़ायदा नहीं होता। ऑब्वियसली कहाँ वो 5,000 रिसीव करने वाला था, कहाँ उसने 4700 रिसीव किए, 300 कम किए। सो दैट इज़ योर डिस्काउंट अलाउड। हम दूसरों को जब डिस्काउंट देते हो दैट इज़ डिस्काउंट अलाउड, जब हम दूसरों से लेते हैं दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें मिल गया, बल्ले बल्ले पार्टी करेंगे। और जिसको हमें चुकाना होता है दैट इज़ योर क्रेडिटर, और जिससे हमें पैसे लेने होते हैं दैट इज़ डेटर। अब इससे एक चीज़ और लास्ट आता है बट नॉट द लीस्ट आता है, वो आएगा, एक सेकेंड, आपकी टर्म्स थी एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्लीज़ समझिए। देखिए एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं वो जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को चलाने के लिए, आपको हेल्प करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। एक बात बताएं, स्टार्टिंग में मैंने लिस्ट बनाई थी, एक तो आपको शूज़ तो चाहिए ही, क्योंकि शूज़ में तो आप डील कर रहे हो, शूज़ में तो आप क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो। भाई जो बेचना है वही नहीं होएगा तो क्या ही बेचेंगे, क्या ही बिज़नेस है। तो शूज़ में तो आप डील कर रहे हो, वो भी आपके एसेट्स हो गए, क्योंकि उसके बिना तो बिज़नेस नहीं चल सकता। इसके अलावा आपका जो फर्नीचर है, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपका कोई व्हीकल हो गया, व्हीकल का स्पेलिंग ठीक है, आपका कोई व्हीकल हो गया, आपके मैनिक्विन्स हो गए, आपका लाइट्स हो गई, आपका शैंडलियर के बिना भी हो सकता है, बट शैंडलियर भी आप उसमें रखेंगे क्योंकि वो इतना सुंदर लग रहा है, लोग उसकी सुंदरता से खींचे चले आ रहे हैं आपकी शॉप में कि यार बड़ी चमकदार सी शॉप है, बड़ी अच्छी सी लग रही है, चलो इसको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको हेल्प कर रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको पैसा जनरेट करने में हेल्प कर रही है, जो आपके पास लंबे समय तक रह रही है, जो आपको हेल्प करती है आपके बिज़नेस को चलाने के लिए, दैट इज़ योर एसेट, दैट इज़ योर एसेट। मतलब ये कभी ना कभी इनसे हम पैसा जनरेट कर रहे हैं। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। कर्जा कर्जा मतलब क्या, जिसको आपको चुकाना है। अब मान लो बैंक से कोई लोन लेकर आपने ये बिज़नेस शुरू किया है, बैंक से लोन लिया कि भाई मेरा बड़ा मन है बिज़नेस करने का, बैंक से लोन लेकर आपने कोई बिज़नेस किया है, तो दैट बैंक लोन क्या हो गया आपके लिए, लायबिलिटी, दैट इज़ योर कर्जा। क्रेडिटर से आपने 10 लाख के शूज़ मंगा लिए कि मेरा फ्रेंड है यार, शूज़ तो दे दे यार, मैं पेमेंट कर दूंगा जैसे बिज़नेस चल जाएगा, तो दैट 10 लाख रुपीज़, मतलब जो आपका दोस्त है वो आपके ऊपर क्या है, क्रेडिटर जो आपका है वो कर्जा ही तो है, वो आपको लौटाना तो है ना, जो पैसा आपको लौटाना है, दैट इज़ योर लायबिलिटी। क्या है ये आपका लायबिलिटी, आपका क्रेडिटर क्या है आपके ऊपर, आपका लायबिलिटी है, ठीक है। हाँ जी, एसेट वो होता है जो आपको हेल्प करता है। मान लो मैं पूछूं डेटर, डेटर कौन था, जिससे आपको पैसे आने वाले हैं, तो उससे कभी ना कभी आपको पैसे आएंगे। जिस चीज़ से आपको पैसा आ रहा है दैट इज़ योर एसेट, जिस चीज़ में आपका पैसा जा रहा है आपने कभी ना कभी चुकाना है, दैट इज़ योर लायबिलिटी। ये याद रखो, जिससे पैसा आता है दैट इज़ एसेट, एंड कर्जा मतलब जो चुकाना है आपने आगे जाके, दैट इज़ योर लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपके सारे ये चीज़ें कर ली हैं। आपका जो बिज़नेस फंडामेंटल है वो किया, बिज़नेस टर्म्स जो की थी मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दी हैं। वो यहाँ तो फिर भी मैंने 2 से 3 ही टर्म्स बताई थी, बट मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे की चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है book keeping is the process of recording, organizing business financial transaction. It involves tracking financial activities such as sale, purchase, receipt and payment. Now you know what is sale, purchase, receipt and payment to ensure accurate financial records and help to manage the finances effectively. देखिए बुक कीपिंग क्या है, मैंने आपको बोला था रजिस्टर्स हैं राइट। पहले तो आप एक कच्चा तरीके से रिकॉर्ड करते हो, देन ही तो आप किसी सॉफ्टवेयर में सारा इनपुट डालेंगे। तो बुक कीपिंग है ना, एक तरीके से उसको रिकॉर्ड करना है इनिशियल लेवल पे। इनिशियल लेवल पे जब आपका कोई मान लीजिए एक सेल हुई है और आपने इनिशियल लेवल पे उसे रिकॉर्ड कर लिया है, दैट इज़ योर बुक कीपिंग, दैट इज़ योर बुक कीपिंग। तो उसमें क्या बोल रहा है, रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। देखो 2 वर्ड हैं, आप समझिए उसमें। मैं कोई दूसरा कलर का ले लेती हूँ, रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग।
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब आपको मैं बता रही थी कि क्या हमारा काम सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है, तो मैंने कहा था आंसर इज़ नो। मैंने तो आपको ये बोला था रिकॉर्ड नहीं करना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है। तो वही बात होगी, रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइजिंग। आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो या आप उसको सिस्टमैटिक रख रहे हो, बात एक ही है। तो रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग किसको? बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। इस टर्म को अभी हम समझेंगे, इस टर्म को हम डेफिनेटली समझेंगे कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, इट इन्वॉल्व्स, एक सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये हम अभी करेंगे सो दैट आप समझ सकें। सेल, परचेज, रिसीट एंड पेमेंट टू इंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल एंड हेल्प मैनेज फाइनेंसेस इफेक्टिवली। तो फाइनेंस को समझ लेते हैं एक बार जाके कहीं पे ना। देखिए अभी जैसे आपने एक बिज़नेस शुरू कर दिया है, ये आपका बिज़नेस है, ठीक है। और बिज़नेस में आपने देखा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेल होती हैं, परचेज़ होता है, हम किसी को पेमेंट करते हैं, हम किसी से रिसीट लेते हैं, हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, हम किसी से डिस्काउंट रिसीव करते हैं। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। लेकिन अब एक चीज़ कॉमन है हर ट्रांजैक्शन में, हर ट्रांजैक्शन में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। जब मैं बिज़नेस की बात करती हूँ, आप मान लीजिए आपने कहीं से शूज़ मंगाए, आपने 20 पेयर्स ऑफ शूज़ मंगाए एंड उसको ऐसे ही बेच दिया, किसी से पैसे नहीं लिए, ऐसे ही दे दिए, तो क्या वो बिज़नेस है? नहीं है। आपने तो सोशल वर्क के लिए उसको ऐसे ही दे दिया है, राइट। लेकिन जब आप उसे सेल करते हो तो वो बिज़नेस है। तो ठीक वैसे ही जहाँ चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होती है, जहाँ मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, मनी इन्वॉल्व होता है जिस भी ट्रांजैक्शन में, वो ट्रांजैक्शन होती है आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और जिस चीज़ में मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, वो आपकी होती है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब आप कहोगे ऐसी भी कोई ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है? अब सोच के देखिए, आपने बिजनेस में ना एक सेल्समैन लगाया, वो सेल्समैन इतना अच्छा था, वो ना सारी चीज़ें करता था, आपकी शोरूम के बाहर खड़ा हो जाता था, लोगों को पैम्पलेट्स बांटता था, वो उन्हें बोलता था, आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताता था, जिससे कि आपकी सेल जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रही थी, ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रही थी। अब जो उसको और उसके सेल के ऊपर ना हमने उसको दे रखा था कि 5% का कमीशन देंगे। तो जब हम अपने बुक्स में बनाएंगे मतलब रजिस्टर में लिखेंगे, तो क्या हम लिखेंगे कि मान लीजिए उसका कुछ भी नाम था, मिस्टर ए था, तो मिस्टर ए इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन, अ वेरी गुड सेल्समैन, जिसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़ गई है, उनका कमीशन, ऐसा तो ना लिखेंगे। हम तो डायरेक्टली 5%, और मान लीजिए उनकी वजह से 10 लाख का सेल हुआ है, तो 10 लाख का 5% कितना होता है? हमने 50,000 होएगा, तो 50,000 डायरेक्टली लिख दिया। हम ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं करते हैं कि वो बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, उनकी वजह से इतने कस्टमर्स आए और हमने इतनी सेल की ना। उनका हक 5% की इंटरेस्ट का बनता है, तो हमने उसको जो भी फाइनेंस, मनी से रिलेटेड टर्म था, जो चीज़ मनी से रिलेटेड टर्म थी, सिर्फ वो रिकॉर्ड की जाएगी, बाकी कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की जाती। सो दैट इज़ द थिंग कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। और आप क्या चेक करते हो? अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको मिलेगी क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसी के बारे में तो फाइनेंशियल के रिकॉर्ड्स। आप किसी चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे हो और आपको पता है कि आपने उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, तो आपको रिकॉर्ड भी तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड मिलेगा। तो इसीलिए हम उसको फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे थे ना, हम रिकॉर्ड करते हो, ऑर्गेनाइज करते हैं किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। सेल ऑफ प्रोडक्ट, एम्प्लॉय का गुड बिहेवियर उसके अंदर नहीं लिखा जाएगा, उसका सेल का कमीशन लिखा जा सकता है लेकिन उसका बिहेवियर नहीं लिखा जा सकता। रिकॉर्ड में हम सेल, परचेज, रिसीट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंस, ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो दैट इज़ योर थिंग, दैट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक फुल फ्लेज्ड प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं, हम समराइज़ करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। किसको करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, क्योंकि हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते ना। टू प्रोवाइड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन
for making financial reporting, and it involves maintaining accurate records of all the financial activities and preparing reports such as balance, income statement, cash flow statement to reflect the financial health and performance of an organization. Simple है. It's okay. देखिए, गेट बंद कर दीजिएगा. देखिए, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देना है. सबसे पहले तो मैं लिख ही लेती हूँ भाई, भूलना नहीं है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना. एक नया ले लेते हैं. अकाउंटिंग क्या है? जिसके अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं एंड ना उसमें एक नहीं लिखा हुआ आइडेंटिफाई भी करते हैं. हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक बार देखाते हैं हम जाके. क्लास 1 में था, क्लासिफाई करके समराइज़ करके एनालाइज कर रहे हैं. समराइज़ कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं. मैं ज़्यादा नहीं, एक डेटा लेके चलती हूँ. मान लीजिए आपके वही 36,000 कस्टमर्स वाली बात ले लेते हैं. 36,000 कस्टमर्स हैं, इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं, ठीक है. अब आपको इनका रिकॉर्ड रखना है, तो रिकॉर्ड रखने से पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा. क्योंकि मैंने अभी आपको 2 चीज़ बताई. क्या चीज़ बताई कि देखिए, हम ना अपने जो रिकॉर्ड करते हैं ना, वो सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल नहीं रिकॉर्ड करते हैं. नॉन फाइनेंशियल हम नहीं रिकॉर्ड करते. मैंने यही बताया ना. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों में से आइडेंटिफाई करेंगे जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई है वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है. अगर फाइनेंशियल है तो मैं लिखूँगा, वरना नहीं लिखूँगा. तो ये चीज़ आपने क्या की, आइडेंटिफाई की. क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि वेदर इट्स फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल है तो बल्ले बल्ले रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. ऑब्वियस है, मैंने आपको बोला तो फाइनेंशियल है तो रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड कर लिया. रिकॉर्ड करने के बाद अभी तो मैंने सिर्फ ये रिकॉर्ड किया था कि ये पर्सन ये लेके गया था, दैट्स इट. हमने नॉर्मली उसको लिख दिया. उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे कि ये सेल थी, परचेज थी. देखो, बिज़नेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं. हमने अभी डिस्कस किया था कि परचेज होता है, सेल होता है, पेमेंट होता है, रिसीट होता है, बहुत सारी एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं और एक ही रजिस्टर में सारा लिखा हुआ है. तो अब अभी क्या है, इनिशियली तो आप एक ही में वो कर देते हो, बाद में उसको क्लासीफाई करने लगते हो. तो अभी आप क्लासीफाई करो जो आपने किया है. अभी ये जो ये लिखे हुए हैं कस्टमर्स को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, पेमेंट करते हैं, रिसीट करते हैं, क्या करते हैं. तो मान लीजिए कुछ कस्टमर्स की तो आपके पास जो एंट्री रिकॉर्ड आपने किया उसमें से 18,000 ले लेते हैं. 18,000 एंट्रीज तो आपकी थी कि आपने सेल किया है और 18,000 की आपकी रिसीट की थी. ऑब्वियसली आप कस्टमर से तो पैसा रिसीव ही करते हो ना, तो रिसीट की थी, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके की एंट्रीज आ गई, सेल एंड रिसीट की. जस्ट बिकॉज हम कस्टमर्स की बात कर रहे हैं तो आपने क्लासीफाई कर लिया. अब इतनी सारी एंट्रीज़ हैं तो ये देखना, एक एक को जाके तो देखेंगे नहीं, हम उसे समराइज़ करेंगे. समराइज़ हम किसी भी वे में कर सकते हैं. मैं मंथ वाइज समराइज़ कर सकती हूँ कि अरे यार मुझे ये बता दो जन में कितना सेल किया, फेब में कितना सेल किया, मार्च में कितना सेल किया. लोकेशनल कर सकती हूँ. अगर मान लो मेरा बड़ा फैला हुआ बिजनेस है तो मैंने ये बताया नॉर्थ में कितना बेचा भाई, साउथ में कितना गया, ईस्ट में कितना गया, वेस्ट में कितना गया. मैंने किसी भी वे में उसे समराइज़ कर लिया जिस वे में मैं उसे जानना चाहती हूँ. एंड उसके बाद मैंने एनालाइज़ किया डेटा. जो भी समरी आई मैंने उसमें से देखा, ओके फाइन, नॉर्थ का डेटा ज़्यादा दिख रहा है, नॉर्थ में ये चीज़ ज़्यादा बिकती है, साउथ में ये चीज़ ज़्यादा बिकती है, ईस्ट में ये ज़्यादा बिकता है. ये इससे क्या हुआ, रिपोर्ट जनरेशन. फिर आप रिपोर्ट बना पाएंगे. एनालाइज करने के बाद आप क्या बना पाएंगे, रिपोर्ट्स बना पाएंगे जिसमें आप लिखेंगे, जिसमें आप साफ साफ बताएंगे कि नॉर्थ विन होता है, नॉर्थ में हमने ये डेटा है, साउथ उसके बाद सेकंड पे आता है, फिर ये डेटा है, फिर ईस्ट आता है ये है, और फिर वेस्ट आता है ये डेटा है. तो ये आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या एक ही बारे में पहुँच जाओगे क्या? 36,000 कस्टमर्स हैं. क्या इज़ दैट पॉसिबल फॉर यू कि आप उनके बीच में से वो सारा कुछ लेकर आप इस नतीजे तक डायरेक्टली पहुँच सको? ये तो पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है. कैसे आपने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर रिकॉर्ड किया, फिर क्लासीफाई करके, समराइज़ करके, एनालाइज करके, फिर जाके यहाँ पहुँचे हो. एंड नाउ यू हैव दैट कॉन्क्रीट वाला
इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा जब आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे, राइट। अब आपको पता है कि आपको कहाँ जाके कौन से बिज़नेस में कितना इन्वेस्ट करना है, कितना क्या करना है। सो दिस इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। यूजफुल इन्फॉर्मेशन आ गया आपके पास, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एंड फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिपोर्ट्स बनाने के लिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू it involves maintaining accurate records of all financial activities and preparing reports as जितनी भी reports हमें बनानी होती है, अभी आप ये नहीं समझ पाएंगे। So that is your accounting। और इसके users कौन होते हैं? बैंक, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर। ये मैंने आपको बताया था। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन होती है, फिर जर्नल एंट्री होती है, फिर हम पोस्ट करेंगे एंड फिर हम एडजस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आ जाती है, हम टेली सॉफ्टवेयर की बात करेंगे कि टेली सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जो चीज़ रजिस्टर में करी थी बस उसे हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम में ले आए हैं। दैट इज़ योर टैली, नथिंग एल्स। ओके, जितना मैंने आपको समझाया है ये रजिस्टर में अगर करोगे तो नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस है। अगर यही चीज़ को जब आप टैली में ले आते हो, दैट मीन्स कंप्यूटराइज सिस्टम में ले आते हो, दैट इज़ योर टैली प्राइम। ओके, सो लेट्स प्रोसीड हाउ टू इंस्टॉल और हाउ टू डाउनलोड द टैली प्राइम सॉफ्टवेयर विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन and the latest version of Tally Prime is 5.0। तो let's install this। देखिए मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको, अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है टैली, तो कहाँ से अपग्रेड करते हैं, कहाँ से चेक करते हैं, पहले वो बताऊँगी। और अगर आपके पास नहीं है तो वो बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च बार में जाना है, टैली प्राइम सर्च करना है, आपके पास आ जाएगा, इसे क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। हार्डली 20 to 30 सेकेंड ले सकता है, उससे कम ही होगा। देखिए ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। एक होता है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, कि हम लोग एजुकेशनल मोड में सीखें, हम जो भी करेंगे वो एजुकेशनल मोड में करेंगे। उसके बाद आता है यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, कि हम लोग लाइसेंस खरीदें, पेड वर्जन यूज़ करें, या रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, कि मान लो हमारे पास लाइसेंस था लेकिन अब हमें उसे रीएक्टिवेट करके फिर इसे यूज़ करना है, और या फिर नया लाइसेंस लेना है। इस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हो अगर आपको पेड वर्जन में काम करना है। लेकिन हम जो काम करेंगे वो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड करेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें क्या डिफरेंस होता है कि डेट्स नहीं यूज़ कर सकते। इसी आपको डेटा रिकॉर्ड करना है, लेकिन आप जो रिकॉर्ड कर सकते हो वो फर्स्ट, सेकेंड या 31st वाला रिकॉर्ड कर सकते हो। लास्ट का और इनिशियल डेट्स यूज़ कर सकते हो। मिडिल का डेट आप एजुकेशनल मोड में नहीं कर सकते हो। तो आप फीचर्स तो सारे सीख ही सकते हो ना फ्री में। आपको जब एक्चुअल में जब काम करना होगा, जब आपको एक्चुअल में किसी का डेटा रिकॉर्ड करना होगा, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अदर देन दैट आप पूरा टैली यहाँ पे सीख सकते हो। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ एजुकेशनल मोड में सीखने वाले हैं। ओके, तो अगर आपने टैली ओपन किया है तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा। आप बिल्कुल राइट साइड में कॉर्नर में देखिए हेल्प का ऑप्शन है। देखिए आप उसे हेल्प पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखो आपको नीचे दिख रहा है व्हाट्स न्यू, अपग्रेड, ये सब कुछ दिख रहा है। एंड लास्ट में दिखेगा अबाउट से हमें ये पता लगता है हमारा कौन सा अपना कौन सा वर्जन चल रहा है। अपग्रेड करना है, अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि अब जो वर्जन चल रहा है उससे ऊपर वाला कौन सा वर्जन आया है। एंड व्हाट्स न्यू कि क्या नया आया है। ओके, हम अबाउट में जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे एंड देखिए इसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है कि कौन सा वर्जन हमारा चालू है अभी। तो हमारा यहाँ पे 5.0 विच इज़ लेटेस्ट, उसने साथ में लिखा है लेटेस्ट वर्जन अभी हमारा 5.0 है एंड 5.0 ही है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा वर्जन हमारा इंस्टॉल होता विच इज़ 4.1 और 4 और उससे भी पुराना कोई, तो वो यहाँ पे शो करता। ओके, अच्छा हमें कुछ अपग्रेड करना होता है तो भी हम लोग सेम तरीके से करते हैं, और हमें कुछ नया इंस्टॉल करना होता है तो भी हम सेम तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं चलिए मैं बताती हूँ। आप अपने गूगल क्रोम पे चले जाइए, कोई भी चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे जाके आप लिखिए tellysolution.com। ये लिखा आपने। ओके, आप यहाँ पे जस्ट बिकॉज वो सेफ्टी के लिए पूछ रहा है, प्रोसीड टू।
जैसे आपने प्रोसीड किया कि उसको लग रहा है कि वो सेफ़ नहीं है, इसलिए वो ऐसे आता है। जैसे ही प्रोसीड करोगे आपका आ जाएगा। ये आपका इंटरफेस है। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे देखो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड वाले इंटरफेस पे ले आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, है ना। आपको लेटेस्ट वर्जन यहाँ दिख रहा है, आप डायरेक्टली डाउनलोड करोगे, वो डाउनलोड हो जाएगा आपका सेटअप। तो आप डायरेक्टली सेटअप को डाउनलोड कर सकते हो। या फिर अगर आपको देखना है कोई नया जो फीचर क्या क्या आए हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर प्रोसेसिंग चल रही है, इंटरनेट थोड़ा स्लो है। तो देखिए यहाँ से आप चेंजेस भी देख सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं जाना। आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करेंगे तो देखिए ऊपर यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमारा सेटअप डाउनलोड हो रहा है। सेटअप डाउनलोड होने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ जिस फाइल में ये डाउनलोड हो यहाँ तक पहुँच गया। राइट क्लिक करके आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने लैपटॉप पे, यस। एंड उसके बाद देखिए आपको एक दो ऑप्शंस अब ये धीरे धीरे दिखाने लग जाएगा इंस्टॉलेशन वाले, जैसे इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, ऑल्दो जस्ट बिकॉज मेरा ऑलरेडी अपग्रेडेड है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज इंस्टॉल न्यू आपके लिए आएगा, इंस्टॉल करने का डायरेक्ट ऑप्शन। मेरे पास ये ऑलरेडी है तो मुझे और कुछ नहीं करना है। आपने मोर ऑप्शंस देख लिए हैं और ये मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि आपके पास जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, कुछ ऑल्ट्रेशन भी नहीं करनी है मुझे, ठीक है। तो मैंने कैंसिल कर दिया। आप चाहें तो इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करेंगे तो देखिए मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे कैसे आएगा, डाउनलोड पे किया, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। उसके बाद नाउ राइट द क्लिक्स एंड सेटअप एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंस्टॉल नाउ। फिर उसके बाद आपका टेली प्राइम ऐसे आएगा, स्टार्ट टेली प्राइम करेंगे तो आपका इसी तरीके से टेली खुल के आ जाएगा। जो आपका यहाँ पे था ना, ये खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप हेल्प में जाके अपना वर्जन चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका टेली आपका वर्क कर जाएगा। कुछ नहीं करना, क्रोम पे जाना है, telesolution.com डालना है, डाउनलोड पे जाना है, डाउनलोड कर लेना है। उस फाइल में जाकर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और वो हो जाएगा। दिस इज़ हाउ वी डाउनलोड और इंस्टॉल आवर टेली प्राइम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसमें हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग टेली को यूज़ करते हैं। देखिए जैसे मैं इसे करती हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। मेन इंटरफेस आपका ये है। तो इस इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, टेली को थोड़ा सा और समझेंगे। टेली से पहले हम अकाउंटिंग समझेंगे। देखो अकाउंटिंग समझ आया तो अकाउंटिंग का कंप्यूटराइज्ड वर्जन ही तो है टेली। तो हमें साइमल्टेनियसली थ्योरी लेके चलनी है। डोंट इवन थिंक कि यार थ्योरी हो रहा है कि मुझे नहीं करना है। थ्योरी समझेगा, सी प्रोसेस समझ आ गया है, जो मेनली प्रोसेस है वो समझ आ गया है, तो उसके बाद उसको कंप्यूटराइज करना उतना मुश्किल थोड़ी ना होने वाला है। और अगर डायरेक्टली आप कंप्यूटराइज करने लग गए तो फिर आपको मतलब ही नहीं पता है। सो डोंट हरी, ऐसे जल्दी ना मचाएं, पेशेंस रखें। बहुत आराम से, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।